Hello students, welcome back to my channel Wow Commerce with Madhu. Today we will learn about incidence of tax. Now what is incidence of tax? Means एक person tax कहाँ पे करेगा, ये आज हम सीखेंगे. Now रेजिडेंशियल स्टेटस में हमने ये देखा कि किसी पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस हम कैसे डिटरमाइन करते हैं. वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉट ऑर्डिनरली भी हो सकता है या नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है. नाउ रेजिडेंशियल स्टेटस के अलावा एक और चीज है कि इंडिया में उस पर्सन को इनकम रिसीव हुई है या इंडिया से बाहर रिसीव हुई है या वो किस टाइम रिसीव हुई है. इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वो पर्सन ने इंडिया में टैक्स पे करना है या नहीं करना. फर्स्ट ऑफ ऑल इन सब बातों को समझने से पहले हमें 4 टर्म्स को समझना होगा. दीज आर द 4 टर्म्स. फर्स्ट ऑफ ऑल रिसीव्ड. रिसीव्ड मीन्स रिसीव्ड ऑन फर्स्ट ओकेजन, कि कोई इनकम पहले कहाँ रिसीव हुई. मीन्स मान लो एक पर्सन को इनकम रिसीव तो ही नेपाल में रिसीव हुई है, बट उसने वो इंडिया में रेमिट कर दी, इंडिया भेज दी वो इनकम अपने फैमिली मेंबर्स को, बट उसका ऑन द फर्स्ट ओकेजन जो रिसीट माना जाएगा वो नेपाल का ही माना जाएगा. और नेक्स्ट चीज, अगर इंडिया में रिसीव हुई हो और वो फॉरेन कंट्री भेज देते हैं अपने फैमिली मेंबर्स को इनकम, तो रिसीट कहाँ की मानी जाएगी, इंडिया की. ऑन द फर्स्ट ओकेजन वो इनकम कहाँ रिसीव हुई है वही माना जाएगा प्लेस ऑफ रिसीट. नाउ द नेक्स्ट इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड. डीम्ड टू बी रिसीव्ड मीन्स नॉट एक्चुअली रिसीव्ड. कि आप डीम्ड टू बी रिसीव्ड मीन्स आप रिसीव किया हुआ उसे मान रहे हैं बट वो एक्चुअल में रिसीव नहीं हुआ. मीन्स आपके हाथ में इनकम नहीं आई है बट आपको उसे रिसीव किया हुआ मानना पड़ेगा. रिसीव किया हुआ हम कब किसी इनकम को मानते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे डिविडेंड. डिविडेंड का हम एग्जांपल लेते हैं. डिविडेंड 2 टाइप्स का होता है, एक होता है फाइनल डिविडेंड और एक होता है इंटरिम डिविडेंड. फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइनल डिविडेंड के बारे में अगर हम सोचते हैं, फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड. अगर हम फाइनल डिविडेंड की बात करते हैं तो फाइनल डिविडेंड क्या होता है, डिक्लेयर तो हो जाता है, डिक्लेयर हो गया बट रिसीव वो नेक्स्ट ईयर हो रहा है. तो जिस साल वो डिक्लेयर हुआ ना उसी साल की इनकम मान लिया जाएगा. मीन्स हम ये मानेंगे कि पर्सन को इनकम ये हो गई है, चाहे उसके हाथ में वो पैसा नहीं हुआ आया. कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया था डिविडेंड बट शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ. तो इन दैट केस जो फाइनल डिविडेंड है वो उस ईयर की इनकम मानी जाएगी जिस साल वो डिक्लेयर हुआ. नाउ जो इंटरिम डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड जिस साल रिसीव होता है अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर होता है उस साल की इनकम मानी जाती है. मीन्स डीम्ड टू बी रिसीव्ड कि आप इसे रिसीव किया हुआ मान रहे हैं. किसको मान रहे हैं, फाइनल डिविडेंड को तो डिक्लेरेशन वाले ईयर में, और इंटरिम डिविडेंड को एक्चुअली जिस साल अकाउंट में ट्रांसफर होगा उस ईयर की इनकम माना जाएगा. नाउ नेक्स्ट टीडीएस. टीडीएस का मीनिंग क्या होता है, पहले मैं आपको टीडीएस का मीनिंग बता दूं. दिस इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमें कहीं से कोई इनकम रिसीव होती है, मान लो हमारी सैलरी आनी है, कहीं से सैलरी आनी है, तो जो हमारा एम्प्लॉयर है वो हमारी सैलरी में से एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टैक्स काट लेता है. मीन्स उसे ये टैक्स जो है ये उसकी ड्यूटी बनती है. अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 अगर एक एम्प्लॉयर जो है सैलरी पे कर रहा है तो उसे अपने एम्प्लॉइज का टीडीएस काट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा कराना होता है. ओके, मान लो एक पर्सन की सैलरी तो है 50,000 रुपीज बट 5,000 रुपीज उसका टीडीएस कट जाता है. उस पर्सन के हाथ में कितने आए, 45,000. नेट अमाउंट जो उसे रिसीव हुआ 45, टीडीएस कटा उसका 5,000 और जो टोटल सैलरी थी उसकी कितनी थी 50,000. 5,000 टीडीएस कट गया, 45,000 पर्सन के हाथ में आए, लेकिन हम उसके हाथ में उसकी सैलरी कितनी मानेंगे 50,000. ठीक है, हमने 50,000 क्यों मानी, क्यों, क्योंकि ये टीडीएस जो है उस एम्प्लॉयर की ड्यूटी थी पे करना. कभी तो वो पे करेगा टैक्स अपनी सैलरी पर, बट उसने अभी पे नहीं किया. अभी किसने पे किया, एम्प्लॉयर ने पे कर दिया उसकी सैलरी में से काट के. बट उसकी सैलरी टोटल ओवरऑल सैलरी कितनी थी 50,000 रुपीज. तो उसकी सैलरी कितनी मानी जाएगी 50,000. ये 5,000 उसके एम्प्लॉय के हाथ में नहीं आए बट हमें क्या मानेंगे इसे, डीम्ड टू बी रिसीव्ड. नाउ द नेक्स्ट इज एक्रूड और अराइज. एक्रूड और अराइज का मतलब क्या होता है, राइट टू रिसीव.
कि आपको राइट मिल गया है किसी इनकम को रिसीव करने का। मीन्स जैसे आपने रेंट पे मकान चढ़ाया हुआ है, पूरा मंथ हो गया, टेनेंट ने आपको किराया नहीं दिया, बट आपको राइट तो है ना रिसीव करने का रेंट, तो ये क्या माना जाता है, एक्रूड और अराइज। जॉब करते हो, पूरा मंथ आपने वहां पे जॉब की, काम किया, आफ्टर दैट अभी तक आपको सैलरी नहीं मिल रही, मंथ का एंड हो गया, तो आपकी सैलरी ड्यू तो हो चुकी है, मीन्स एक्रूड और अराइज, मीन्स आपको राइट मिल गया है उस इनकम को रिसीव करने का। नाउ नेक्स्ट है डीम्ड टू एक्रू और अराइज। डीम्ड टू एक्रू और अराइज का मतलब क्या होता है, एक्रूड और अराइज हम मान सकते हैं, इस चीज को हम एक्रूड और अराइज मान सकते हैं। एक्रूड और अराइज आप किस चीज को मान सकते हो, सैलरी बाय इंडियन गवर्नमेंट, अगर इंडियन गवर्नमेंट ने सैलरी देनी है टू सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के सिटीजन को, ठीक है, बट वो ही लिव्स आउटसाइड इंडिया, वो पर्सन जो है इंडिया से बाहर रहता है, लेकिन उसको सैलरी कहाँ से मिलनी है, इंडियन गवर्नमेंट से मिलनी है। इंडियन गवर्नमेंट से मिलनी है मीन्स उसकी सैलरी कहाँ से ड्यू हो रही है, इंडिया से ड्यू हो रही है, इट मीन्स इंडिया में ड्यू हुई सैलरी मानी जाएगी। कहाँ ड्यू हुई मानी जाएगी, इंडिया में ड्यू हुई है उसकी सैलरी, क्यों, क्योंकि ये पेमेंट करने वाला कौन है, इंडियन गवर्नमेंट है। नाउ द नेक्स्ट इज डिविडेंड। डिविडेंड बाय इंडियन कंपनी, इंडिया की कोई कंपनी है, उसने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है, बट ये जो शेयर होल्डर्स हैं इंडिया के बाहर रहते हैं, बट कंपनी का है, इंडिया की है, तो इंडिया में ही वो जो इनकम जनरेट हो रही है, तो इनकम ड्यू हुई कहाँ की मानी जाएगी, इंडिया की मानी जाएगी। नेक्स्ट थ्रू एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया, जैसे मान लो किसी पर्सन की हाउस प्रॉपर्टी है इंडिया में, हाउस प्रॉपर्टी है, उसने रेंट पे दे रखी है, बट जो टेनेंट उसका किराया पे करते हैं वो फॉरेन के उसके किसी अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, बट ये हाउस प्रॉपर्टी कहाँ है, इंडिया में है, मीन्स ये पैसा कहाँ से ड्यू हो रहा है, इंडिया से ड्यू हो रहा है, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी कहाँ है, इंडिया में। नेक्स्ट थ्रू एनी बिजनेस इन इंडिया, कि इंडिया में कोई बिजनेस है, इंडिया में कोई बिजनेस रन हो रहा है, तो इसी बिजनेस से इनकम जनरेट हो रही है, तो ये कहाँ से अराइज हो रही है इनकम, इंडिया से अराइज हो रही है, तो इंडिया में ड्यू हुई मानी जाएगी। क्लियर। तो टैक्स की कैलकुलेशन करने से पहले कि हम किसी पर्सन की इनकम पे इंडिया में टैक्स लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना होता है कि वो अमाउंट कहाँ रिसीव किया गया है और वो जनरेट कहाँ से हुआ है, ये हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं पता होगा तो आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि कितना अमाउंट इंडिया में टैक्सेबल है, कितना बाहर टैक्सेबल है। नाउ फर्स्ट वंस अगेन, रिसीव्ड मीन्स रिसीव्ड ऑन फर्स्ट ओकेजन, ऑन द फर्स्ट ओकेजन ये अमाउंट कहाँ रिसीव हुआ, कि पहले वो अमाउंट आपके हाथ में कहाँ आया। अगर इंडिया में आया तो आप इंडिया में टैक्स पे करोगे, अगर इंडिया में नहीं मिला, आपके हाथ में पहले पैसा नहीं आया, मीन्स कहीं से ट्रांसफर होके ये पैसे आपके पास आए हैं, इन दैट केस आप इंडिया में टैक्स पे नहीं करोगे। डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड का मतलब क्या होता है, नॉट एक्चुअली रिसीव्ड, वो एक्चुअल में रिसीव नहीं हुआ लेकिन आप उसे रिसीव हुआ मान सकते हैं। नाउ डिविडेंड और टीडीएस के जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं। एक्रूड और अराइज का मतलब क्या होता है कि आपको इनकम लेने का राइट मिल गया, आपको राइट है टू रिसीव द इनकम। नेक्स्ट डीम्ड टू एक्रू और अराइज, कि जब आप इंडिया में एक्रूड और अराइज से मांगते हैं, वो कौन सी होती है, इंडियन गवर्नमेंट से अगर कोई पैसा जनरेट होता है आपको रिसीव होना है, वो इंडिया में एक्रूड और अराइज माना जाएगा। और डिविडेंड बाय इंडियन कंपनी, इंडिया की कोई कंपनी डिविडेंड पे कर रही है तो वो इंडिया में एक्रूड और अराइज माना जाएगा। थ्रू एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया, इंडिया में कोई प्रॉपर्टी है जहां से इनकम जनरेट हो रही है तो इंडिया में एक्रूड और अराइज हो रही है। नाउ थ्रू एनी बिजनेस इन इंडिया, या बिजनेस है कोई इंडिया में जहां से इनकम जनरेट हो रही है तो इंडिया में ही एक्रूड और अराइज माना जाएगा। नाउ मैं आपको एक टेबल बना के देती हूँ, इस टेबल में हम ये सीखेंगे इन्हीं टर्म्स को यूज करते हुए कि कौन सी इनकम पे रेजिडेंट, रेजिडेंट दो टाइप के होते हैं हमारे, ऑर्डिनरली रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, इनमें से कौन पर्सन कहाँ पे टैक्स पे करेगा, इंडिया में टैक्सेबल है उसकी इनकम या नहीं है, तो वो हम सीखेंगे। नाउ सी द टेबल। नाउ द टेबल विच विल गिव यू मोर क्लैरिफिकेशन ऑन द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ लिखा है इनकम। नेक्स्ट, इस पर्टिकुलर इनकम पे रेजिडेंट टैक्स पे करेगा नहीं करेगा, रेजिडेंट मतलब ऑर्डिनरली रेजिडेंट, मीन्स बुक्स में अगर ऑर्डिनरली रेजिडेंट की जगह वो रेजिडेंट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ओनली रेजिडेंट का मतलब ऑर्डिनरली रेजिडेंट ही होता है। नाउ नॉट ऑर्डिनरली ने टैक्स पे करना है या नहीं करना, और नॉन रेजिडेंट ने टैक्स पे करना है या नहीं करना, हम ये सीखेंगे।
इस पर्टिकुलर इनकम स्ट्रीम। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम इंडिया में रिसीव हुई है। रिसीव का मतलब मैंने आपको बता दिया, रिसीव्ड ऑन द फर्स्ट ओकेजन, कि ऑन द फर्स्ट ओकेजन वो इनकम कहाँ रिसीव हुई है। नाउ इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, जो इंडिया में रिसीव हुई है, चाहे ये एक्रूड और अराइज इंडिया में हुई हो या आउटसाइड इंडिया हो, मीन्स इनकम का ओरिजिन जो है इंडिया से ओरिजिनेट हुई है या आउटसाइड इंडिया ओरिजिनेट हुई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर रिसीव इंडिया में हुई है ना, तो ऑल टाइप के एसएससी उस इनकम पे टैक्स पे करेंगे, चाहे वो रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। तीनों पर्सन जो है, तीनों टाइप के रेजिडेंट्स जो हैं इस इनकम पे टैक्स पे करेंगे इफ इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया, इंडिया में रिसीव हुई हो। नाउ द सेकेंड इज इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, कि इनकम को इंडिया में रिसीव हुआ माना जाए। अब मैंने माने जाने का आपको मतलब बता दिया कि इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब क्या होता है, कि जैसे हमारा टीडीएस है, टीडीएस हमारी सैलरी पे कट गया, बट हमें वो हम कहेंगे कि वो हमें मिला तो है, मीन्स हमारे बिहाफ पर ही गवर्नमेंट ऑफिस में टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जमा कराया गया है। नाउ नेक्स्ट इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, जो है अगर हम उस इनकम को रिसीव हुआ मान रहे हैं, रिसीव हुआ मान रहे हैं, इन दैट केस इस पर भी हम कौन पे करेगा टैक्स, रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और जो है नॉन रेजिडेंट। मीन्स अगर हम इस इनकम को इंडिया में रिसीव हुआ मान रहे हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट है इनकम एक्रूड इन इंडिया। एक्रूड और राइज इंडिया में हुई है, मीन्स चाहे रिसीव इंडिया में हुई हो चाहे रिसीव आउटसाइड इंडिया हुई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो ड्यू इंडिया में हो गई है, ड्यू इंडिया में होने का मतलब क्या है कि जो है पेमेंट करने वाली इंडियन गवर्नमेंट है या इंडियन कोई कंपनी है या इंडिया की लैंड से हमें इनकम हो रही है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में हमारी हाउस प्रॉपर्टी है, उससे हमारी इनकम हो रही है, कि इनकम एक्रूड इन इंडिया, अगर वो इंडिया में एक्रूड हो रही हो, इंडिया से हमें मिल रही हो वो इनकम, उस टाइप की इनकम पे तीनों टाइप के रेजिडेंट्स जो हैं टैक्स पे करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज इनकम्स डीम्ड टू एक्रू इन इंडिया। अगर हम किसी इनकम को इंडिया में एक्रूड हुआ मानना चाहते हैं, मीन्स हम ये मान सकते हैं कि इनकम में जनरेट जो है इंडिया से ही हो रही है, इन दैट केस भी तीनों टाइप के एसेसिस जो हैं इस इनकम पे टैक्स पे करेंगे। मीन्स अगर वो इंडिया में रिसीव हुई हो या डीम्ड टू बी रिसीव लिखा हो या एक्रूड लिखा हो या डीम्ड टू बी एक्रूड की कैटेगरी में वो इनकम आती है, मीन्स कहीं भी उसका रिलेशन इंडिया से अगर है, रिसीट के केस में, डीम टू बी रिसीव के केस में, ड्यू के केस में या डीम टू बी ड्यू और अराइज के केस में, कहीं भी उसका रिलेशन अगर इंडिया से है, इन दैट केस तीनों टाइप के एसेसिस उस इनकम पे टैक्स पे करेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है, फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड इन और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, कि बिजनेस कंट्रोल इंडिया से होता है, अगर बिजनेस से इनकम हो रही है तो बिजनेस कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, या वो प्रोफेशन से इनकम हो रही है तो प्रोफेशन सेटअप इंडिया में, बिजनेस का कंट्रोल इंडिया में है या प्रोफेशन सेटअप इंडिया में है, चाहे ये इनकम हमें इंडिया से बाहर रिसीव हो चाहे इंडिया के बाहर जनरेट हो, लेकिन उसका जो है प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है और बिजनेस का जो है कंट्रोल इंडिया से। अगर क्वेश्चन में ये वर्ड लिखा हो, इन दैट केस जो हमारा रेजिडेंट है उसके लिए ये इनकम टैक्सेबल हो जाएगी इंडिया में, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल हो जाएगी, और जो नॉन रेजिडेंट है वो इस इनकम पे इंडिया में टैक्स पे नहीं करेगा। जो हमारा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है वो इंडिया में इस अमाउंट पे टैक्स पे नहीं करेगा, नॉन रेजिडेंट इस अमाउंट पे इंडिया में टैक्स पे नहीं करेगा। ना कंट्रोल एंड सेटअप आउटसाइड इंडिया, अगर बिजनेस है उसका कंट्रोल आउटसाइड इंडिया है, प्रोफेशन है वो सेटअप इंडिया से बाहर है, ये एक्रूड और राइज इंडिया से बाहर हो रही है, रिसीव भी इंडिया से बाहर हो रही है, सब कुछ इसका इंडिया से बाहर है। नाउ इन दैट केस जो हमारा रेजिडेंट है, रेजिडेंट इंडिया में टैक्स पे करेगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडिया में टैक्स पे नहीं करेगा, और नॉन रेजिडेंट भी इस केस में इंडिया में टैक्स पे नहीं करेगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज एक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया फ्रॉम एनी अदर सोर्स।
कि एक्रूड और एराइज इंडिया से बाहर हो रही है, रिसीव भी इंडिया से बाहर हो रही है, फ्रॉम एनी अदर सोर्स। बिजनेस एंड प्रोफेशन अपने 5th और 6th पॉइंट में लेंगे ना। इसके अलावा जो भी प्रोफेशन है उससे हमें इनकम इंडिया से बाहर ही रिसीव हो रही है, बाहर ही अराइज हो रही है, और जो है एक्रूड और फ्रॉम एनी अदर सोर्स होती है। इन दैट केस जो हमारा रेजिडेंट है वही टैक्स पे करेगा। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी इंडिया में टैक्स पे नहीं करेगा और नॉन रेजिडेंट भी इंडिया में टैक्स पे नहीं करेगा। फ्रॉम एनी अदर सोर्स, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसमें हम किसको ले सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी, कि हाउस प्रॉपर्टी से हमें रेंट मिल रहा है, ये रिसीव भी इंडिया से बाहर हो रहा है, जनरेट भी इंडिया से बाहर हो रहा है, और जो है एक्रूड और अराइजल आउटसाइड इंडिया है। इन दैट केस रेजिडेंट ने टैक्स इंडिया में पे करना है। नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट जो है इंडिया में टैक्स पे नहीं करेंगे। नाउ द लास्ट इज 8th पॉइंट, रिसीव्ड आउटसाइड इन अर्लियर ईयर्स, कि किसी पुराने साल में, पिछले साल में इंडिया से में हमें वो इनकम रिसीव हुई है, रेमिटेड टू इंडिया इन द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में हमने वो इनकम इंडिया भेज दी, प्रीवियस ईयर में वो इनकम इंडिया में आई है, बट ये रिसीव प्रीवियस ईयर से पहले वाले किसी साल में रिसीव हुई थी इंडिया से बाहर, और लास्ट प्रीवियस ईयर में वो इंडिया भेजी गई है। ठीक है, इन दैट केस वो प्रीवियस ईयर की इनकम नहीं थी, प्रीवियस ईयर से पहले वाले किसी साल की इनकम थी, प्रीवियस ईयर इंडिया में वो इनकम भेजी गई है। इन दैट केस किसी भी टाइप का एसएससी जो है इंडिया में टैक्स पे नहीं करेगा। नाउ इन ब्रीफ वंस अगेन, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, क्वेश्चन में लिखा हो कि अगर रिसीव्ड इंडिया में है या आप उसे इंडिया में रिसीव किया हुआ मान सकते हो। नाउ ड्यू इन इंडिया है या इंडिया में ड्यू हुआ मान सकते हो। इन चारों केसेस में कहीं भी अगर रिलेशन इंडिया से है, रिसीव्ड के केस में या राइस के केस में, एक्रूड और ड्यू के केस में, कहीं भी इंडिया का नाम आ जाता है, कहीं भी इंडिया से उसका रिलेशन हो जाता है इनकम का, इन दैट केस चारों टाइप के एसएससी उस इनकम पे टैक्स इंडिया में ही पे करेंगे। तीनों टाइप के एसएससी उस इनकम पे टैक्स इंडिया में ही पे करेंगे। नाउ नेक्स्ट है, अगर बिजनेस की बात आती है, बिजनेस सेटअप इंडिया, बिजनेस का कंट्रोल इंडिया में है, प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है। ओके, इन दैट केस बट ये जो इनकम रिसीव हो रही है वो आउटसाइड इंडिया, एक्रूड और राइज आउटसाइड इंडिया, सब कुछ आउटसाइड इंडिया है, बट इसका सेटअप इंडिया में है और बिजनेस का कंट्रोल इंडिया में। इन दैट केस रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट जो है इंडिया में टैक्स पे करेंगे, नॉन रेजिडेंट इंडिया में टैक्स पे नहीं करेगा। अगर क्वेश्चन में आपको ये लिखा हुआ मिलता है कंट्रोल एंड सेटअप आउटसाइड इंडिया है, इन दैट केस आपको सीधा करना है कि रेजिडेंट इंडिया में टैक्स पे करेगा, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इंडिया में टैक्स पे नहीं करेंगे। एंड 7th पॉइंट इज फ्रॉम एनी अदर सोर्स, किसी और सोर्स की इनकम है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया हाउस प्रॉपर्टी या कैपिटल गेन से आपको इनकम हो रही है, और ये एक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया है, रिसीव भी आउटसाइड इंडिया है, सोर्स भी कोई डिफरेंट है, बिजनेस एंड प्रोफेशन को छोड़ के और कोई सोर्स है। इन दैट केस रेजिडेंट इंडिया में टैक्स पेगा, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इंडिया में टैक्स पे नहीं करेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज किसी पुराने साल में, पिछले प्रीवियस ईयर से पहले वाले किसी साल में हमने इनकम अर्न की थी इंडिया से बाहर, और प्रीवियस ईयर में इंडिया भेजी गई है वो इनकम, प्रीवियस ईयर में अनटैक्सड इनकम थी जो प्रीवियस ईयर से पहले वाले किसी साल में हमने अर्न की थी, और इस इनकम को प्रीवियस ईयर में इंडिया भेजा गया। इन दैट केस कोई किसी भी टाइप का रेजिडेंट जो है इंडिया में टैक्स पे नहीं करेगा। नाउ इससे रिलेटेड अब हम एक सम करेंगे। Now we will do the sum related to residential status. Now see on the screen, you can see the question on the screen. First of all, following are the taxable incomes of Shri Chand for the previous year 2019-20. Now first of all, income from net salary accrued and received in India. This salary is accrued and received in India. ये सैलरी इंडिया में ही एक्रूड हुई है और इंडिया में ही रिसीव हुई है। नाउ मैंने आपको कहा था कि इंडिया का रिलेशन कहीं भी हो, एक्रूड के केस में या रिसीव्ड के केस में, कहीं भी अगर इंडिया में का रिलेशन है, इन दैट केस तीनों टाइप के एसएससी इस इनकम पे टैक्स पे करेंगे। द अमाउंट इज 20,000। नाउ इस फर्स्ट 20,000 पे रेजिडेंट भी टैक्स पे करेगा, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट भी टैक्स पे करेगा एंड नॉन रेजिडेंट भी टैक्स पे करेगा। Now the second point is profit
of a hotel business at Melbourne, Australia, ₹30,000. होटल बिजनेस से इनकम रिसीव हुई है. ये होटल जो है ऑस्ट्रेलिया में है. इट मीन्स इनकम जनरेट भी ऑस्ट्रेलिया में होती है, रिसीव भी ऑस्ट्रेलिया में होती है, इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया से ही है. मीन्स इंडिया से इसका कोई रिलेशन नहीं है. बट प्रॉफिट ऑफ ए होटल बिजनेस, ये श्री चंद को इनकम हुई है. नाउ 30,000 रुपीज इसका अमाउंट है. सब चीजें इंडिया से बाहर है. इस केस में क्या कौन पे करेगा? रेजिडेंट इंडिया में टैक्स पे करेगा, और जो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और नॉन रेजिडेंट है वो इंडिया में टैक्स पे नहीं करेंगे. नाउ 30,000 इज टैक्सेबल फॉर रेजिडेंट ओनली. थर्ड पॉइंट इज डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन पर्थ ऑस्ट्रेलिया बट रिसीव्ड इन इंडिया. ये जो डिविडेंड है डिक्लेयर ऑस्ट्रेलिया में हुआ है बट इंडिया में रिसीव हुआ है. तो रिसीव के बेसिस पे, इंडिया में रिसीट के बेसिस पे तीनों टाइप के एसएससी जो है इंडिया में टैक्स पे करेंगे. दैट इज 4,000 इज टैक्सेबल इन इंडिया बाय ऑल द एसएससीज एज इट इज रिसीव्ड इन इंडिया. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया. ये जो कैपिटल एसेट है इंडिया में सिचुएटेड है और इसके ट्रांसफर से होने वाली इनकम पे जो है कौन टैक्स पे करेगा? एज इज इट इज सिचुएटेड इन इंडिया. मीन्स ये इनकम कहाँ से जनरेट हो रही है? इंडिया से. इंडिया से जनरेट हो रही है तो एक्रूड और अराइज इंडिया में हो रही है. इट मीन्स तीनों टाइप के एसएससी इस पे टैक्स पे करेंगे. नाउ अमाउंट इज 20,000. Now the fifth point is interest on debentures of a company at Manchester, England, which was received in India. Interest on debentures. Debentures से इंटरेस्ट रिसीव हुआ. इंग्लैंड में ये कंपनी सिचुएटेड है, विच वॉज रिसीव्ड इन इंडिया. बट ये जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो इंडिया में रिसीव हुआ है. इट मीन्स जो 6,000 रुपीज है इंडिया में रिसीव हुए हैं. तो रिसीव के बेसिस पे तीनों टाइप के एसएससी जो है इंडिया में टैक्स पे करेंगे. Now the sixth point is interest received from Philip, a non-resident, on the loan provided to him for a business carried on in India, ₹5,000. एक बिजनेस जो इंडिया में चल रहा है उससे हमें इंटरेस्ट की इनकम हुई है. तो ये इनकम कहाँ से जनरेट हो रही है? इंडिया में जनरेट हो रही है. इट मीन्स 5,000 रुपीज इज टैक्सेबल इन इंडिया बाय ऑल द एसएससीज. Now the seventh point is royalty received in Germany from Kailash, a resident in India, for technical services provided for a business carried on in Germany, ₹20,000. तो ये रॉयल्टी की इनकम है मीन्स, और ये रॉयल्टी रिसीव्ड इन जर्मनी में रिसीव हुई है. और फॉर टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर अ बिजनेस कैरिड ऑन इन जर्मनी में ही हमने टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड की थी. मीन्स ड्यू भी अमाउंट इंडिया से बाहर हो रहा है, रिसीव भी इंडिया से बाहर हो रहा है, और रॉयल्टी की इनकम है मीन्स अदर सोर्स की इनकम है. तो इस पे कौन टैक्स पे करेगा? ओनली रेजिडेंट टैक्स पे करेगा. बाकी दो टाइप के एसएससी इस पे टैक्स पे नहीं करेंगे. नाउ 20,000 रुपीज इज टैक्सेबल बाय ऑर्डिनरली रेजिडेंट, नॉट बाय अदर. नाउ यू कैन कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम बाय बोथ ऑल द एसएससीज in different cases. Now you can see the residential status कैसे एक पर्सन की इनकम को अफेक्ट करता है कि वो इंडिया में टैक्सेबल है या नहीं है. इसके अलावा कि इनकम इंडिया में रिसीव हो रही है नहीं हो रही है, ड्यू हो रही है नहीं हो रही, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि पर्सन टैक्स पे इंडिया में करेंगे या नहीं करेंगे. नाउ इट्स ऑल अबाउट रेजिडेंशियल स्टेटस. इसके जो बाकी थ्योरी के टॉपिक्स हैं उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. और अगर आपको कोई डाउट है तो वहां पे मेरे जीमेल अकाउंट का लिंक भी है. यू कैन सी फ्रॉम देयर. एंड अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाना है यू कैन ड्रॉप द मैसेज ऑन द जीमेल अकाउंट. नाउ आई विल मीट यू सून विद माई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक. और मैं जैसा कि आपको पहले बताया था कि ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है. यू शुड नॉट लीव दिस चैप्टर, डू दिस चैप्टर एट एनी कॉस्ट. एक लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से जरूर 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 आता है. नाउ टिल देन बाय. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियां बांटते रहिए.